नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्लॉग एंजिल। मैं हूं अरुण और स्वागत करते हैं आपका आज के करंट अफेयर्स में। ये वन लाइन करंट अफेयर्स होंगे, मोर देन 30 क्वेश्चंस हैं इसमें, और इसमें हम डिस्कस करेंगे उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं, भारत में जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जीआई टैग दिए गए हैं हाल फिलहाल में 2020 में। भौगोलिक संकेत पाने वाले वो राज्य कौन कौन से हैं? भौगोलिक संकेत का आइडेंटिफिकेशन मार्क इस टाइप का होता है, मैंने यहां पे मार्क बनाया हुआ है। इसका क्या है? अतुल भारत की अमूल्य निधि, इसका टैग है इनवैल्युएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ये इसकी टैग लाइन है और ये है इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क। आगे देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें स्टार्ट करने से पहले कि भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण एक्ट 1999 में दिया गया था। स्टार्ट हुआ था ये 1999 में, भौगोलिक संकेत पंजीकरण एवं संरक्षण एक्ट। और जानकारी के लिए जाने तो सबसे ज्यादा जीआई टैग पाने वाला इंडिया का कौन सा राज्य है? कर्नाटक, जिसे सबसे ज्यादा अब तक सबसे ज्यादा जीआई टैग मिल चुके हैं। जीआई टैग होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। ये एक ऐसा टैग होता है कि पर्टिकुलर राज्य को जो मिलता है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मिलता है, किसी पर्टिकुलर जीव के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मिलता है, तो वो उस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है। मतलब कि वो जो प्रोडक्शन है वो वही राज्य कर रहा है, वो यूनिक है और उसका इंटरनेशनल लेवल पे जिसको जीआई टैग मिल जाता है, जिस राज्य को जिस चीज के लिए, उसका इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है। उसकी वैल्यू होती है, वो शुद्धता की पहचान होता है कि अगर इंडिया ने उसे जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग दिया है तो वो उसकी कुछ वैल्यू होगी, कुछ इसमें कुछ विशेष होगा, इसलिए इसे दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जीआई टैग की वैलिडिटी अगर जाने तो एक बार अगर किसी राज्य में किसी चीज के लिए जीआई टैग मिलता है तो उसकी वैलिडिटी होती है 10 ईयर्स की। 10 ईयर्स तक वैलिडिटी होती है। तो आइए जानते हैं कि 2020 में किन किन चीजों को, किस किस राज्यों को किस किस चीज के लिए जियोग्राफिकल टैग आइडेंटिफिकेशन टैग दिए गए हैं। तो पहला है आज का काला चावल, चक हाव के नाम से जाना जाता है। काला चावल, इसके लिए मणिपुर राज्य को जीआई टैग दिया गया है 2020 में। 2019 में भी काफी चीजों को दी गई हैं, काफी राज्यों को मिले हैं, लेकिन 2020 में किनको मिला है उनके बारे में बात हो रही है। डल्ले खुर्सीनी मिर्च है, इसके लिए सिक्किम राज्य को दिया गया है। सिक्किम राज्य को दिया गया है डले खुर्सीनी मिर्च के लिए। डले खुर्सीनी मिर्च की खास बात क्या है कि इसको विश्व की सबसे तीखी मिर्च घोषित किया गया है, इसलिए इसे दिया गया है। तेलिया रुमाल वर्ड से ही क्लियर हो जाता है। तेलिया रुमाल, तेलंगाना, दोनों में तेल तेल वर्ड है, तो इसे याद करने में बिल्कुल आसानी है। तेलिया रुमाल तेलंगाना, तेलिया रुमाल के लिए तेलंगाना को मिला है। इसमें क्या है कि एक विशेष किस्म का तेल, विशेष किस्म का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, और जो ऑयल इस रुमाल को, इस तौलिए को बड़ा ही सॉफ्ट बना के रखता है, इसलिए ये तेलंगाना की विशेषता कही गई है ना। जीआई टैग उसको मिला है तेलिया रुमाल के लिए। अगला क्या है? कश्मीरी केसर हम सब जानते हैं कश्मीर में केसर बहुत ज्यादा फेमस है, तो काफी दिन से इसके लिए जद्दोजहद चल रही थी और कश्मीर को इस चीज के लिए जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है, गोवा में इस बार 3 राज्यों को 2020 में 3 चीजों को दिया गया है जीआई टैग। एक हर्मल मिर्च, ये भी मिर्च डले खुर्सीनी मिर्च से मिलती जुलती है, बट दोनों की किस्में अलग अलग है। डले खुर्सीनी मिर्च को विश्व की सबसे तीखी मिर्च की घोषणा की गई है, का दर्जा दिया गया है, और हर्मल मिर्च को भी गोवा की स्पेशलिटी बताई गई है। ऐसी मिर्च सिर्फ गोवा में ही पाई जाती है। मंदोली केला भी सिर्फ गोवा में ही पाया जा रहा है। मंदोली केले की विशेषता क्या है? यहाँ पे मैंने इसकी इमेज लगाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मंदोली केला कुछ बहुत विशेष खास बात नहीं है, बस इसका शेप थोड़ा सा अलग है। देखिए, नॉर्मल केले से इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा निकला हुआ है, और ये इसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग है आम केलों से, है ना। मंदोली केला फेमस है। और खाजा के लिए खाजा, मंदोली केला और हलमर मिर्च, इनके लिए गोवा को जीआई टैग दिया गया है। कोविलपट्टी कडलई मिठाई, इसकी बात करें तो कोविलपट्टी कडलई मिठाई बड़ा ही साइंटिस्ट टाइप का नाम है। कोविलपट्टी कडलई मिठाई कुछ नहीं होता है, गुड़ को मूंगफली में मिला के जो चिक्की जिसे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तो ये इसी मिठाई को तमिलनाडु में जीआई टैग दिया गया है, जो गुड़ के साथ
मूंगफली को मिला के खाया जाता है। तो इसी का नाम है कोविलपट्टी कटलई मिठाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि डले खुर्सीली मिर्च, डले खुर्सीली मिर्च जिसके लिए सिक्किम को जीआई टैग दिया गया है, वो कैसी दिखती है, वो इस टाइप की दिखती है कुछ। डले खुर्सीली मिर्च जिसको सिक्किम को इस डले खुर्सीली मिर्च के लिए जीआई टैग दिया गया है। काला चावल की बात कर रहा था मैं, तो काला चावल है ये। काला चावल का प्रोडक्शन मणिपुर राज्य में किया जाता है। ये काला चावल जिसे चक हाओ के नाम से जाना जाता है, चक हाओ के नाम से जाना जाता है, मणिपुर के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। काला चावल की खास विशेषता यह है कि नॉर्मल चावल की अपेक्षा इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसका रंग ब्लैक क्यों होता है, तो एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। किसकी वजह से होता है इसका रंग ब्लैक? एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। ठीक है, पिगमेंट, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से इसका रंग जो है, इसका कलर जो है ब्लैक होता है। क्लियर है? अब देखिए 2019 की बात करें, 2019 में भी कई चीजों को टैग दिया जाता है। और ये मैं बताने के लिए 2019 की कुछ चीजों को यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मध्यपुर के कड़कनाथ मुर्गे को, कड़कनाथ मुर्गा इसी जीआई टैग दिया गया था कड़कनाथ मुर्गे को 2019 में। ये मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश की जीआई टैग क्यों दिया गया था कड़कनाथ मुर्गे को? कि ये अलग टाइप का मुर्गा है जो केवल एमपी में ही, मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। देखिए पूरा का पूरा जो है ब्लैक कलर का है, पूरा का पूरा। और इसकी सबसे विशेष खास बात क्या है कि इसका अंडा भी ब्लैक कलर का ही होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का ही अंडा देती है ये मुर्गी, है ना। कड़कनाथ मुर्गी को जो दिया गया था जीआई टैग, वो सिर्फ इसकी विशेषता की वजह से दिया गया था, क्योंकि इसमें जो विशेषता है वो सबसे यूनिक विशेषता है। इसकी सबसे यूनिक विशेषता यही है कड़कनाथ मुर्गे की। ठीक है, अल्फोंसो आम महाराष्ट्र में इसको जीआई टैग दिया गया था 2019 में। ये आम तो भाई पूरे इंडिया में हर जगह पैदा होता है, हर जगह आम मिलता है, लेकिन अल्फोंसो आम इंटरनेशनल लेवल पे काफी ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि इस जीआई टैग मिल गया। जीआई टैग मिला, इसका टेस्ट और भी वैरायटियां, ये इसकी खास बात है जिसकी वजह से इसको 2019 में जीआई टैग दिया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करते हुए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन ने सौर मंडल के बाहर से पहली रेडियो संकेत का पता लगाया है? पहली रेडियो संकेत जो सौर मंडल के बाहर से आई है उसका पता लगाया है किस दूरबीन ने? ये नीदरलैंड की है। नीदरलैंड ने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित ग्रह से आ रही रेडियो तरंगों का पता लगाया गया है। रेडियो संकेतों का पता लगाया है कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। ठीक है, और इसकी स्पीड अगर मैं आपको बता दूं तो इसकी स्पीड दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई प्रकाश वर्ष होती है। तो इसकी जो है 51 प्रकाश वर्ष है इसकी जो है डिस्टेंस। ठीक है, इतनी दूर स्थित किसी ग्रह से आ रही है और इस ग्रह को गर्म बृहस्पति का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? गर्म बृहस्पति का। ठीक है, याद रहेगा, इतनी चीजें इसमें जानने लायक है। गर्म बृहस्पति का नाम दिया गया है, गर्म बृहस्पति का ग्रह है बृहस्पति, तो इसे गर्म बृहस्पति का नाम दिया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस पुस्तक का विमोचन किया? हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक पुस्तक का विमोचन किया है, ओह मिजोरम का। ओह मिजोरम, इसे लिखा किसने है? इसे लिखा है मिजोरम के गवर्नर ने। मिजोरम के गवर्नर कौन है? मिजोरम के गवर्नर है CPS श्रीधरन। इसके गवर्नर है, इन्होंने ये श्रीधरन पिल्लई इसके गवर्नर है, PS श्रीधरन पिल्लई। इन्होंने इस बुक को लिखा था, उसका विमोचन जो है राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। ये जो श्रीधरन पिल्लई हैं, ये एक बहुत बड़े माने जाने वकील हैं, लेखक हैं और एक समाजसेवी भी हैं, है ना। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था जिसका विमोचन राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। ए प्रॉमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है? ए प्रॉमिस्ड लैंड हाल फिलहाल में आत्मकथा लिखी गई है, ये बराक ओबामा पे निर्धारित है। बराक ओबामा पे निर्धारित है अ प्रॉमिस्ड लैंड। लीलावती पुरस्कार किससे रिलेटेड है? लीलावती पुरस्कार का संबंध किस चीज से है? किस पुरस्कार के लिए दिया जाता है? किससे संबंधित है? तो महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है लीलावती पुरस्कार। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है? फ्रूट्स पोर्टल
ध्यान रखेंगे इसका। फ्रूट्स पोर्टल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फ्रूट्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका ने लॉन्च किया है। कर्नाटका ने लॉन्च किया है फ्रूट्स पोर्टल। इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉर्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या है कि कृषि संबंधी जानकारी, सारी कृषि से रिलेटेड जानकारी और कृषि ऋण का विवरण सब कुछ अवेलेबल रहेगा और सभी किसानों को इसमें पंजीकृत किया जाएगा। कर्नाटक के जितने भी किसान हैं सबको इसमें पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें एक यूनिक आईडी दी जाएगी। जैसे आधार कार्ड है ना हमारा पहचान, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक पहचान नंबर दिया जाएगा। जैसे आधार नंबर होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी एक पहचान नंबर दिया जाएगा। इस फ्रूट्स पोर्टल की सबसे खास बात ये है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार सादात रहमान को। सादात रहमान कहाँ के रहने वाले हैं? बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और इन्हें ये किस चीज के लिए दिया गया है? इन्हें ये दिया गया है कि ये इनके साइबर क्राइम को रोकने के प्रयासों के लिए दिया गया है। सादात रहमान को साइबर क्राइम को रोकने के लिए किए गए इनके प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है अफगानिस्तान के साथ सहतूत डैम के निर्माण के लिए। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये चीजें बहुत ज्यादा घुमा के पूछी गई हैं कई बार। भारत के सहयोग से सहतूत डैम का निर्माण कहाँ किया गया है? अफगानिस्तान में। पिछली बार स्टेट पीसीस की एग्जामों में जो नेपाल और भूटान से रिलेटेड हैं वे जरूर पूछे गए थे। नेपाल और भूटान की बात करें तो भूटान के कौन कौन सी परियोजनाएं, भूटान की कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं जो इंडिया के सहयोग से चल रही हैं? चुक्का तालाब संकोच तो लेटेस्ट कौन सी थी जिसमें इन्वेस्ट किया गया है ना? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चुक्का तालाब संकोच कई परियोजनाएं हैं जो भूटान की, जो इंडिया के सहयोग से बनी है। इसी तरीके से अफगानिस्तान में भी सहयोग से बनी है, नेपाल में भी कई सहयोग से बनी है, इंडिया के सहयोग से। इंडिया फंडिंग करता है जिसके लिए। और अफगानिस्तान में अभी सहतूत डैम के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन मोदी जी ने किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और स्टैच्यू ऑफ पीस का भी उद्घाटन किया गया है। कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान में कहां? राजस्थान के पाली में इसका उद्घाटन किया गया है। और श्री वल्लभ सुरेश्वर, ये एक जैन धर्म के अनुयायी हैं, श्री वल्लभ सुरेश्वर, इनकी प्रतिमा बनाई गई है जिसे स्टैच्यू ऑफ पीस बोला गया है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। इसका एम क्या है कि उपभोक्ताओं को उनके महत्व, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक कराने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लियर हुआ? आशा करता हूं क्लियर हो रहा होगा। 2020 का बुकर प्राइज किसे दिया गया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसके बारे में मैं अपनी वीडियोस में जो कवर किए हैं नेशनल अवार्ड्स के बारे में, उनमें बताया हुआ है। बुकर प्राइज किसे दिया गया? डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है बुकर प्राइज। और किसके लिए? इनके उपन्यास सग्गी बैन के लिए दिया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी ये भी हमें जानना जरूरी है। तो 1969 में इस अवार्ड की घोषणा की गई थी। इस अवार्ड को देना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फर्स्ट सौर ऊर्जा चालित मिनिएचर ट्रेन, लघु ट्रेन जो है, पहली लघु ट्रेन रघुरेल मिनिएचर ट्रेन किस राज्य में चलाई गई है? तो केरल राज्य में चलाई गई। केरल राज्य में कहां चलाई गई? तिरुवनंतपुरम का एक छोटा सा गांव है, वहां पे चलाई गई है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में। गोनी तूफान किससे रिलेटेड है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार इसने काफी तबाही मचाई थी, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। गोनी तूफान किससे संबंधित है? गोनी तूफान संबंधित है फिलीपींस से संबंधित है गोनी तूफान। अब गोनी तूफान आया कहां? तो गोनी तूफान जो है फिलीपींस में आया था, जापान के नीचे प्रशांत महासागर में ये उठा था। गोनी तूफान बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी इसने फिलीपींस में। और तूफानों की बात चली है तो कई तूफान ऐसे हैं जो एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइफून कहाँ का तूफान है?
चीन जापान फिलीपींस का टाइफून, चीन जापान और फिलीपींस का हेरिकेन, फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज में आते हैं। वेस्ट इंडीज कई द्वीपों को मिला के नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में बॉटम साइड में मध्य अमेरिका के बगल में कुछ द्वीप हैं जिनको मिला के एक वेस्ट इंडीज देश का नाम दे दिया गया है। ठीक है, वेस्ट इंडीज की साइड में फ्लोरिडा तट, मियामी बीच सुने हैं नाम, बस वही फ्लोरिडा तट में ये हेरिकेन्स तूफान के लिए विली विली ऑस्ट्रेलिया में विली विली तूफान आते हैं। टोर्नेडो यूएसए और मैक्सिको के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है टोर्नेडो। मेडिकन्स का मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। मेडिकन्स भूमध्य सागर में उठने वाला एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है भूमध्य सागर में, जो कि अब काला सागर में भी उठने लगा है, इसलिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट की वजह से जो तूफान भूमध्य सागर में बड़े बड़े सागरों में उठा करते थे वो अब छोटे सागर में भी उठना प्रारंभ कर गए हैं। तो इनसे हमें अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जानकारी चिंताजनक विषय बन जाता है कि काला सागर जैसे छोटे से कंपेरिजन तो भूमध्य सागर काला सागर बहुत छोटा है, तो काला सागर में भी ये तूफान उठा था, इसलिए मेडिकन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले इस बार के एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पे बनाया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है उड़ीसा में बनाया जा रहा है। और 2023 की जो पुरुष हॉकी विश्व कप होने वाला है उसकी मेजबानी करेगा ये स्टेडियम। काफी बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा है। तो भारत का सबसे बड़ा है तो इसमें बहुत ज्यादा लोगों के बैठने की भी मोर देन 50,000 से ज्यादा लोग इसमें बैठ सकते हैं। उड़ीसा में बनाया जा रहा है 2023 के पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा के बारे में भी जो भी खास बात है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, रिफ्रेश भी हो जाएगा, हमारा रिफ्रेश होना भी जरूरी है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, और भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। इसे लैगून झील भी बोला जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध यहीं पर है, और किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध है, काफी लंबा बांध है दोस्तों, ये लगभग 14 किलोमीटर टाइप पहुंचता है, इतना लंबा बांध बनाया गया है। यह उड़ीसा पर महानदी पर बनाया गया है। अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा का जो वेलर द्वीप है जिस पर मिसाइल टेस्टिंग वगैरह की जाती है, उसको नाम बदल के रखा गया था अब्दुल हमीद द्वीप। ये भी उड़ीसा के तट पर ही स्थित है। क्लियर हुआ? व्हीलर द्वीप का नाम बदल के अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया है। आगे देखते हैं। नीति आयोग ने हाल फिलहाल में ही बड़ा इनोवेटिव मिशन किया है, मिशन को सक्सेसफुल बनाया है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। वो क्या है? नीति आयोग ने भारत का पहला क्लाउड स्टोरेज सर्विस, जैसे डिजी लॉकर था जिसमें हम सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स स्टोर करते थे, उसी प्रकार का डिजी बॉक्स को लॉन्च किया है। और ये डिजी बॉक्स नीति आयोग के सीईओ लॉन्च करने वाले नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो इसके सीईओ का नाम क्या है? इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। नाम याद रखेंगे, सीईओ हैं अमिताभ कांत। इन्होंने डिजी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च कर दिया है नीति आयोग ने, और ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। प्ले स्टोर है, शेयरिंग ट्रांसफर ऐप, क्लाउड स्टोरेज, और इंडिया फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी डिजिटल स्टोरेज एंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके बारे में भी कुछ विशेष चीजें हैं जानने के लिए, उनको भी कवर करते हैं। नीति आयोग ने क्लाउड सर्विस डिजी बॉक्स लॉन्च की है, जिसे फ्री में 20 GB डाटा स्टोरेज की सुविधा मिलेगी। फ्री में इसमें 20 GB डाटा इनबिल्ट है, इसमें हम 20 GB स्टोर कर सकते हैं डाटा। डिजी बॉक्स मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म है, और यह भारत की डेटा लोकलाइजेशन प्राथमिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप है। डिजी बॉक्स के जरिए आप अपनी एक आईडी बनाकर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और इसे ईमेल के साथ मोबाइल नंबर के जरिए भी दूसरों से शेयर किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि अगर यूजर आप डाटा को डिलीट कर देते हैं, यूजर डाटा को डिलीट भी कर देता है, तो उसे डिजी बॉक्स से डिलीट करने में, हाँ ये भी दिया है इसमें ये भी लिखा है कि यूजर डाटा को डिलीट कर देता है तो कंपनी इसे 60 दिनों तक नहीं हटाएगी। 60 डेज तक कंपनी इसका बैकअप पीरियड रखेगी कि 60 दिनों तक कोई भी डाटा वहां से हटाया नहीं जाएगा, और यूजर इस अवधि के दौरान अपने डाटा को पुनः रिट्राइव कर सकता है, पुनः निकाल सकता है। ये डिजी बॉक्स किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
इसको मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।